हे गाइस, सीए फाइनल एसएफएम जुलाई 21 पेपर का रिव्यू आपको बता रहा हूँ। एज यू नो, हमारे यहाँ पे एससीएम और एसएफएम दोनों की क्लासेस मैं कराता हूँ। तो ऑफ कोर्स एसएफएम के स्टूडेंट्स भी वेट करते हैं कि सर आपसे रिव्यू सुनना चाहते हैं। तो कंपैरेटिवली इस बार का एसएफएम पेपर जैन 21 के एग्ज़ाम के कंपैरिजन में बड़ा आसान आया। कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन थोड़ा सा नया था जो भी करने लायक था। ऐसा नहीं कि उसको कर ही नहीं सकते थे, बट होता है ना एक नया क्वेश्चन का डर। तो नया क्वेश्चन का डर अगर है तो आप एक को तो ऑप्शन में छोड़ सकते थे, दूसरा ऑप्शन में नहीं छूटता। तो कोई एक को तो अल्टीमेटली करना ही पड़ता है, एक फॉरेक्स से और एक मर्जर से। ठीक है, तो उसका सेम टू सेम क्वेश्चन आपको नहीं किया हुआ मिलेगा, बट वैसा क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता सा आपका किया हुआ है। थ्योरी को लेकर थोड़ा सा चिंतन का बात है। थ्योरी इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा घुस घुस के पूछ रहा है। आप अगर पास्ट का सारा पढ़ के जा रहे तो वो तो आ ही रहा है, उसके अलावा नया भी कुछ ना कुछ क्रिएट किया है। जैसे इस बार 3 क्वेश्चन नया दिखा। एक चैप्टर 1 फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज से एक क्वेश्चन नया था थ्योरी का, जो पहले कभी नहीं आया। दूसरा चैप्टर 7 से म्यूचुअल फंड से एक थ्योरी क्वेश्चन नया था, ट्रैकिंग एरर नाम का। और तीसरा एक चैप्टर और है स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप फाइनेंस, उससे भी एक नया थ्योरी क्वेश्चन आया, रिस्क एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग। तो उसमें रिस्क रिलेटेड क्वेश्चन पहले कभी हमने किया हुआ नहीं है, बट इंस्टीट्यूट मैट में तीनों दिया हुआ है। तो जो भी इंस्टीट्यूट मैट को पूरा देख के जा रहे हैं उनको तो कैचअप करना आ जाएगा, बट जो खाली पास पेपर्स देख के जा रहे हैं वो फंस जाएंगे। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं, आपको पेपर दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आया था, आईएफएम। और फ्रीक्वेंसी देख लीजिए उसकी, ऑलरेडी वो क्वेश्चन पास्ट में 4 बार अलग अलग जगह पर आ चुका है। और आईसीआई मैट का मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 और पेज नंबर 10.3 एग्जैक्ट लिख के दे दिया कि उसी का रेप्लिका क्वेश्चन है। तो रेप्लिका क्वेश्चन को सॉल्व करने का मुझे कोई तुक नहीं लगता, कोई भी उसमें ट्विस्ट नहीं है, एकदम एज इट इज़ क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है, जस्ट दैट फिगर्स चेंज्ड है। तो अगर आपको आंसर्स या अप्रोच मिलाना है तो आप उस पेज नंबर में जाके मिला लीजिए। ठीक है, जो नया कुछ होगा उसका मैं आपको बताऊंगा, बाकी मैं रिपीट चीज़ का कुछ भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट आ रहा है ये क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव्स चैप्टर में आपको मिल जाएगा, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में। डेरिवेटिव्स चैप्टर में ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स का क्वेश्चन है ये, यानी कि फ्यूचर्स का क्वेश्चन है। ये भी आईसीआई मैट का रिपीट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 पेज 8.42। इसमें खाली मुझे लगता है एक जगह हड़बड़ में गड़बड़ हो सकता है, और वो है कि जैसे यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीएसई इंडेक्स दिया हुआ है विथ 4 मंथ्स, ठीक है, इज यूज टू हेज द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो ओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का पोर्टफोलियो हेजिंग हो रहा है, बट हम लोग यूज कर रहे हैं फ्यूचर्स ऑफ 4 मंथ्स। सो इसके कारण थोड़ा सा वैल्यूएशन में इम्पैक्ट आता है। ये क्वेश्चन सब क्लासेस में भी पहले भी कराई भी होती है। ओके, तो पहला स्टेप इसमें पूछा है प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जिसको निकालने के लिए आप कंटिन्यूस कंपाउंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट आप जानते हैं ना, वो कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में सिंपल इंटरेस्ट वाला फंडा भी लगाता है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फंडा भी लगा सकते हैं। तो जैसे अगर आप ये सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन में चेक करोगे तो उधर सिंपल इंटरेस्ट से किया हुआ है, और उधर लिखा हुआ है कि नोट करके कि यू कैन ऑल्सो यूज़ कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। तो मैंने बस इंस्टीट्यूट का फंडा से निकाल दिया, जैसे इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट से। और आप कंटिन्यूस कंपाउंडिंग से भी कर सकते हो ई टू द पावर लेकर, तो उससे भी आंसर जो आएगा थोड़ा बहुत पैसा का डिफरेंस आएगा, वो भी सही माना जाएगा। सेकेंड पार्ट में द गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स पोजिशन इफ इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 22,500 इन 3 मंथ्स। इसको निकालने के लिए आपका 3 स्टेप में कैलकुलेशन होना चाहिए। पहला स्टेप है नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कितना होगा यहाँ पे, वो आप निकालेंगे। सेकेंड स्टेप है वैल्यू ऑफ फ्यूचर एट 4 मंथ्स निकालेंगे।
वो 4 मंथ्स का वैल्यू अगेन आप कंटिन्यूस कंपाउंडिंग करके भी निकाल सकते हैं। 22,500 3 मंथ्स का वैल्यू है, सिंस 4 मंथ्स का पीरियड है फ्यूचर का, तो 4 मंथ्स का वैल्यू निकलेगा। और लास्ट में फिर जिस प्राइस पे ख़रीदा था और जिस प्राइस पे बेचेंगे उसका डिफरेंस से गेन निकलेगा। ठीक है, सो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। वहाँ पे बस क्या था ना, इंस्टीट्यूट मैथ में 5,000 था, यहाँ 25,000 दिया हुआ है, बस इतना ही फ़र्क है। मैंने अप्रोच आपको बता दिया है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन 1C। यही मैं आपको बोल रहा था एक नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देना चाह रहा हूँ। स्ट्रेटजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट लेवल स्ट्रेटजी यानी स्ट्रेटेजिक लेवल स्ट्रेटजी, और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट लेवल मतलब एचओ लेवल पे क्या होता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मतलब प्रॉफिट सेंटर या डिवीजन के हेड के लेवल पे क्या होता है, और फंक्शनल लेवल मतलब डिफरेंट HR, R&D, परचेज डिपार्टमेंट, ये सब जो अलग अलग फंक्शन होते हैं उनके लेवल के क्या क्या स्ट्रेटजीज होते हैं। नॉर्मली कॉर्पोरेट लेवल पूरा गाइडलाइंस बनाता है, स्ट्रेटेजिक लेवल उसको एग्जीक्यूट करवाता है फंक्शनल लेवल से। तो आप एक बार इंस्टीट्यूट मैट पेज नंबर 1.3 में पढ़ोगे, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2A आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से और फ्यूचर्स के कॉम्बिनेशन से पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 8.42 चैप्टर नंबर 8, जैसे कि ये भी चैप्टर 8 से था डेरिवेटिव्स, तो ये भी चैप्टर 8 डेरिवेटिव्स से ही पूछा गया फ्यूचर्स से। तो फ्यूचर्स से इस बार 2 क्वेश्चन तो आपको मिल गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो अगेन प्लीज़ फॉरगिव करिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये वाला आपका स्वैप रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ। ऑल इन कॉस्ट वाला सम, मतलब स्वैप का हम लोग पहला क्वेश्चन जब करते हैं ना तो यही क्वेश्चन करते हैं, तो वही वाला आ गया। तो अगेन इसमें कुछ भी सिखाने का नहीं बचा, और ये क्वेश्चन नवंबर 18 में भी आया हुआ था। सो एक तरह से अगर देखें ना तो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन नंबर 2 पूरा करने लायक है, एक्सेप्ट दैट थ्योरी पार्ट। फिर फीचर्स ऑफ वार तो एकदम मुँह ज़बानी रटा हुआ होता है, तो ये भी कुछ भी नया नहीं है इसमें, ये रिस्क मैनेजमेंट से आ गया था। फीचर्स ऑफ वार आप लोग बहुत बार पढ़े होते हैं, पास्ट में भी काफ़ी बार आया हुआ है। मैंने सिर्फ एक नाम लिखा RTP May 20, बट इसके पहले भी बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3A में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका जैसे इक्विटी एनालिसिस या सिक्योरिटी एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। एसेट टर्नओवर रेशियो इसमें दिया होता है, तो आप टोटल एसेट्स जानते हैं तो इससे सेल्स आ जाएगा, और फिर आपका ऑपरेटिंग मार्जिन दिया हुआ है, तो उसके बेस पर आपका पूरा इनकम स्टेटमेंट बन जाता है। और आपको वही इनकम स्टेटमेंट बनाना है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट B/R करके निकालना है। फेयर प्राइस ऑफ कंपनी यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, आपको DDM का फॉर्मूला से शेयर का प्राइस निकाल कर वैल्यू ऑफ कंपनी बताना है, और शेयर अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है वो बताना है। ऐसा क्वेश्चन अगेन पास्ट में काफ़ी रिपीट भी हुआ है, May 19 में भी आया हुआ है। तो अगेन ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन से क्वेश्चन आया है, जिसको हम लोग इक्विटी एनालिसिस अपने क्लास में बुला के पढ़ते हैं, इक्विटी एनालिसिस में। अब ये क्वेश्चन तो ऐसा इंटरमीडिएट में घुस रहा है इंस्टीट्यूट का, बट अभी भी ये फाइनल में पूछ रहा है। तो 3A भी एकदम आराम से करने लायक क्वेश्चन है। फिर फॉरेक्स का ये 3B वाला जो क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा सा वो नयापन है जो आपका इन्वॉइसिंग से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंपनी ने एक्सपोर्ट किया जिससे उसका 10 मिलियन रुपीज़ आएगा यूरोपियन कंपनी से, और इंपोर्ट किया है जिसमें उसको 5 मिलियन देना है। ठीक है, बट ये एक्सपोर्ट का जो ट्रांजैक्शन है वो 3 महीने बाद रियलाइज़ होगा, और इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन का पेमेंट 6 महीने बाद होगा। सो आपका क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हम लोग इन्वॉइसिंग किसी भी करेंसी में कर सकते हैं, डॉलर में, यूरो में और पाउंड में। आप बताएं किस में करना चाहिए, वायबिलिटी किस में है। तो इसमें स्पॉट रेट दिया हुआ है, एनुअलाइज प्रीमियम दिया हुआ है करेंसीज़ का। तो अगर आप चाहो तो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हो, ऑलराइट। एक्सपोर्ट पर्पस के लिए आप आराम से फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हो। ओके, तो इसमें एक्सपोर्ट का रुपया कब आएगा, फिर से बोल रहा हूँ 3 महीने बाद,
और इंपोर्ट का रुपया कब देना है, 6 महीने बाद। तो इस दोनों को ध्यान रखो। क्वेश्चन में स्पॉट रेट दिया है, एनुअलाइज प्रीमियम ये फॉरवर्ड के लिए दिया हुआ होता है, फॉरवर्ड प्रीमियम। तो इससे आप फॉरवर्ड रेट्स निकाल सकते हो कि 3 महीने बाद मेरे पास अगर करेंसी आएगी तो मैं उसको सेल करके कमाऊंगा। सो 3 महीने बाद का रेट क्या होगा। जैसे अगर आप रुपीज़ पर डॉलर का रेट देख रहे हो तो आपके पास डॉलर आएगा, डॉलर का आप सेल करोगे, आपको लोअर रेट मिलेगा। तो 67.1 आपके लिए वैलिड रेट है। तो ये 3 महीने बाद जाके कैसा हो जाएगा, ऐसा इसका प्रीमियम 7% जो दिया हुआ है, तो वो 7% को इंटू 3/12 करके आप यूटिलाइज करोगे। 67.1 इंटू 1 + 0.07 इंटू 3/12 करके। तो इस तरह से आपका नया फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपका यूरो का भी नया आ जाएगा, पाउंड का भी नया रेट आ जाएगा। ये एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए काम आएगा। इसी तरह से आप इंपोर्ट का भी नया रेट्स निकाल सकते हो, इंपोर्ट का भी फॉरवर्ड रेट नया वाला निकाल सकते हो जो 6 महीने का पीरियड लेके आएगा। बस इसी में इंटू 6/12 करके आपको करना है। बट इंपोर्ट में क्या होगा कि आपको एक्चुअली करेंसी बाय करनी है तो आपका आस्क रेट एप्लीकेबल होगा, यानी कि इट विल नाउ बिकम बेस्ड ऑन 67.2। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आस्क रेट। आप बाय करोगे तो आस्क रेट्स को यूज़ करोगे और 6/12 के हिसाब से इंपोर्ट के लिए फॉरवर्ड रेट निकालोगे। सो एक्चुअली आपको करना क्या है, आपको अपना टोटल नेट निकाल कर देखना है। जैसे एक्सपोर्ट के केस में आप 3 बार वर्किंग करोगे। प्रेजेंटेशन कैसे होगा, एक्सपोर्ट के केस में 3 बार वर्किंग करोगे, 3 बार अलग अलग फॉरवर्ड रेट आया, तो तीनों बार का आपका आउटफ्लो क्या होगा। आप नेटिंग मत करने जाइएगा कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नेट करके फिगर निकालूंगा, ऐसा मत करने चाहिए। एक्सपोर्ट को अलग रखिए, इंपोर्ट को अलग रखिए, वो ज़्यादा वायबल है यहाँ पर सम करना। नेटिंग हम लोग को तब करना चाहिए इन जनरल जब ऐसा चला के बोले कि आप इसको सेट ऑफ कर लेना। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट को मिक्स मत करिएगा, ये एक मिस्टेक हो सकता है स्टूडेंट का एग्जाम हॉल में, वो नेट ऑफ कर सकता है। बट सजेस्टेड है कि आप अलग अलग रखो। अब आप नेट ऑफ किए तो क्या होगा वो मालूम नहीं है, बट फिर भी अलग अलग रखो। एक्सपोर्ट का 3 केस है। क्या है, एक्सपोर्ट का 3 केस है, तो तीनों का आपको नया फॉरवर्ड रेट मिल गया। तो आप करंट में सोच लो कि आप 10 मिलियन का अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 10 मिलियन से कितना डॉलर बनेगा वो आप 67.1 से डिवाइड करेंगे तो डॉलर मिल जाएगा। उस डॉलर को फिर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करके जब फ्यूचर में सेल करोगे तो क्या रियलाइज़ होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आपका रियलाइजेबल वैल्यू इन डॉलर में इन्वॉइसिंग किया और फिर उसको 3 महीने बाद जब सेल कर दिया तो टोटल अमाउंट आ जाएगा ना। फिर से बोलो, 10 मिलियन डिवाइड बाय 67.1 करेंगे तो टोटल डॉलर्स इन्वॉइस्ड हो गया। फिर उसका रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगा, तो जो भी डॉलर्स आएगा मल्टीप्लाइड बाई नया वाला एक्सपोर्ट का फॉरवर्ड रेट। आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 मिलियन रुपीज़ है उसको डिवाइड बाई 67.1 पे ही रहने दीजिए। तो दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ डॉलर्स दैट वी विल बी, अमाउंट ऑफ डॉलर्स दैट विल बी बिलिंग, and then after 3 months we will sell these dollars to realize the cash. So then this should be multiplied by this new rate 67.1 into 1 plus 0.07 into 3/12। तो 67.1 कैंसिल आउट भी हो जा रहा है। इस तरह से नया आपका एक रुपीज़ निकल आएगा और इसी तरह से आपको 3 बार ये रुपीज़ निकालना पड़ेगा अलग अलग करेंसी के थ्रू। कि यूरो के केस में डिवाइड बाई 63.15 करेंगे तो नंबर ऑफ़ यूरोज़ आएगा और मल्टीप्लाइड बाई 63.15 है, सॉरी यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया गलती से, ये 15 है। 63.15 इंटू 1 प्लस 0.06 इंटू 3/12 करके जो आ रहा है, इससे आपका नया अमाउंट निकल आएगा आफ्टर 3 मंथ्स। और तीनों में जो हाईएस्ट अमाउंट है वही आपको सिलेक्ट करना है, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइज़ कराएगा वही आपको सिलेक्ट करना है। इन जनरल देखा जाता है कि जिसका फॉरवर्ड प्रीमियम रेट सबसे ज़्यादा है उसमें आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको एक्सपोर्ट में होगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस में होगा, एक्सपोर्ट में होगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक्सपोर्ट में डॉलर में होगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट एक्सपोर्ट में डॉलर में होगा क्योंकि उसका करेंसी सबसे ज़्यादा प्रीमियम पे है। उसी तरह से इंपोर्ट में सबसे लोवेस्ट वाला फॉरवर्ड प्रीमियम आपके लिए प्रेफर्ड होगा। सबसे लोवेस्ट वाला फॉरवर्ड प्रीमियम
आपके लिए प्रेफर्ड होगा, यानी कि ये वाला सबसे लोवेस्ट वाला फॉरवर्ड प्रीमियम आपके लिए प्रेफर्ड होगा इंपोर्ट के केस में। इंपोर्ट के केस में भी आप नया वाला फॉरवर्ड रेट निकाल लोगे, उसमें 6 मंथ्स वाला पीरियड है तो इंटू 6/12 करके, बट उसमें आस्क रेट लेके करोगे। तो आज आपका बिलिंग होगा, मान लीजिए कितना मिलियन का, ₹5 मिलियन, तो 5 मिलियन डिवाइडेड बाई 67.2 करने से आपका टोटल डॉलर्स बिल्ड हो जाएगा, और फिर उसका पेमेंट कितना करना पड़ेगा, जो उसका आस्क रेट होगा इंटू 6/12 के हिसाब से, जो भी नया रेट होगा उसके हिसाब से पेमेंट करोगे, और सबसे कम पेमेंट जिसमें होगा वो आप इंपोर्ट के लिए सिलेक्ट करोगे, और इन जनरल उसका आंसर वही आता है जिसमें फॉरवर्ड प्रीमियम सबसे कम हो। तो एक रफली आइडिया मैंने आपको बता दिया कि इंपोर्ट के केस में वो बेस्ट आएगा जहाँ पर प्रीमियम सबसे लीस्ट है, और एक्सपोर्ट के केस में वो बेस्ट आएगा जहाँ पे प्रीमियम सबसे हाईएस्ट है। और आपको दोनों को नेट ऑफ नहीं करना चाहिए, दोनों को अलग अलग रख के अपना सजेशन देना चाहिए। इसका सॉल्यूशन वगैरह हम लोग जो SFM का DJP बुक चलाते हैं, जब उसका सप्लीमेंट निकालेंगे तो उसमें आपको दे देंगे। फ़िलहाल आप एक बार समझ लीजिए और अपने से कर लीजिए। आपको प्रोसेस मैंने बता दिया कि एक्सपोर्ट का 3 बार करना है और इंपोर्ट का अलग से 3 बार करना है, ठीक है। आप अपना जो अमाउंट है उसको कितना पे बिल करेंगे वो पता करके 3 महीने बाद एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन आएगा, और इंपोर्ट में 6 महीने बाद पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नया था, स्टार्टअप का इंडिकेटिव रिस्क मैट्रिक्स ICAI मैट में पेज नंबर 14.6 में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से देख के उसको समझ सकते हैं। अलग अलग स्टेज ऑफ फंडिंग का अलग अलग रिस्क लेवल होता है। जनरली इनिशियल स्टेजेस में ज़्यादा रिस्क होता है, ग्रेजुअली रिस्क कम होते रहता है। तो वो आपको पूरा रिस्क मैट्रिक्स एज इट इज़ इंस्टीट्यूट मैट का बनाना पड़ेगा। तो ये कोई जनरली पढ़ के नहीं जाता है, पूछा है तो क्लिक किया तो ठीक है, नहीं क्लिक किया तो ठीक है। तो अभी तक क्या लग रहा है कि जैसे हो सकता है फॉरेक्स का क्वेश्चन से आपको डर लग गया हो तो आप क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दियो। आइडियली 3 नंबर में क्या था, 2 क्वेश्चन एक तरह से नया हो गया ना, इंडिकेटिव रिस्क मैट्रिक्स और फॉरेक्स। बहुत बच्चे हो सकता है 3 नंबर छोड़े होंगे। आपने क्या किया आप भी बताइएगा मुझे कमेंट में। नेक्स्ट आ रहा है म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। ICAI मैट में चैप्टर 7 में 2 क्वेश्चन है ऐसा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों है। मैंने 10 ही लिखा है, पेज नंबर 7.21 है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले भी किया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव यील्ड। इसमें बस एक नया चीज़ बोला है, ऐड कर दिया, प्रोवाइड अ ब्रीफ कमेंट ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन ही शुड टेक फॉर फ्यूचर पीरियड। तो इसका जवाब डिपेंड करेगा जिसका यील्ड कैसा आ रहा है उसके ऊपर। इसमें मुझे ऐसा अनुमान होता है, क्योंकि इसका पर्टिकुलरली कोई जवाब पहले से हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि जिसका यील्ड नेगेटिव है हम उसको सेल ऑफ कर सकते हैं, जिसका यील्ड पॉजिटिव है हम उसको कंटिन्यू टू होल्ड कर सकते हैं। ऐसा कुछ आप सजेशन दे सकते हो, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो इसी के बेस पे ही खाली कंक्लूड किया जा सकता है, और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये बोला जा सकता है कि म्यूचुअल फंड कौन सा कैसा परफॉर्म कर रहा है ओवर द पीरियड, ठीक है। बट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए यही बोला जाएगा कि आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, होल्ड करना है कि सेल ऑफ कर देना है। जिसका नेगेटिव यील्ड हो रहा है उसको सेल ऑफ कर सकता है। ऐसा भी कमेंट हो सकता है कि जिसका नेगेटिव यील्ड हो रहा है उसको सेल ऑफ करके जिसका पॉजिटिव यील्ड है उसका यूनिट्स बाय किया जा सकता है, ठीक है। तो बस एक कमेंट के लिए मुझे नहीं लगा कि इस सम को मैं वापस से सॉल्व करूं, क्योंकि इतना सिमिलर क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, तो फिर से सॉल्व करने का बना नहीं। देखिए हो सकता है आपका उम्मीद होगा क्या खाली बता रहे कहाँ से है, कहाँ से है, सॉल्व करके दिखाइए, मेरे को आंसर मिलाना है। ऐसे नहीं होता है, आपको अपना भी खुद बुद्धि लगाना पड़ेगा। भैया ये CA एग्ज़ाम है, इतना आप स्पून फीडिंग मत एक्सपेक्ट करिए। कुछ नया आएगा तो बता ही रहे हैं आपको। अभी कॉस्टिंग में भी बच्चे लोग यही बोल रहे हैं कि अरे बता दिए, खाली ऊपर से अंदर का सॉल्व नहीं करके बताया। अरे बताएंगे, वो सब समय आने पे आपको वो भी पता चल जाएगा। आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे कि नहीं सेम डे तुरंत सारा सॉल्व करके बताओ। थोड़ा तो खुद अप्रोच लगाओ आप। भाई रिव्यू भी करने में बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं कि रिव्यू 5-10 मिनट में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस का फिर एक क्वेश्चन है, कन्वर्टिबल बॉन्ड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी एनालिसिस का क्वेश्चन है, यानी बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कई बार इतिहास में आया हुआ है, वापस से आ गया, तो कुछ मुझे बताने का ज़रूरत नहीं। आपका अगर आपने एक बार भी ये सम को किया हो तो आपका सही होगा, और श्योर शॉट आप इसका मार्क्स उठाएंगे। नेक्स्ट है पिच प्रेजेंटेशन को लेकर थ्योरी क्वेश्चन। ये प्रिपेयर किया हुआ होता है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पहले भी आया हुआ है। ICAI मैट में पेज नंबर 14.3 पे है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करने लायक क्वेश्चन है। मतलब अगर एक ऑप्शन में अगर निकालना है, मुझे तो लगता है कि स्टूडेंट लोग 3 नंबर ही ऑप्शन में छोड़ा होगा, बाकी सब किया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5A में आते हैं, ये कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। अगेन ये रिपीट हुआ आरटीपी नवंबर 18 में ICAI मैट। आप देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 पेज 12.28 का है। तो इसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को लेकर थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट है जो आपको इफेक्ट में से हटा के अपना वैल्यूएशन करना है। और सिंस ए रिपीट क्वेश्चन अगेन, तो मैं इसमें एकदम भी नहीं इंटरेस्ट ले रहा हूँ। फिर बी नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी ये सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, भले म्यूचुअल फंड लिखा हुआ है बट आप ये मत सोचिए कि म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। आरटीपी नवंबर 19 में आया, ICAI मैट में पेज 5.70 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 23 सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये भी सिक्योरिटाइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हम लोग का पहले बहुत बार प्रिपेयर किया हुआ होता है, पहले भी पास्ट में आया हुआ है। मैंने लेटेस्ट लिखा है MTP नवंबर 20 और ICAI मैट पेज नंबर 6.6। ऐसा मत सोचेगा कि सिर्फ और सिर्फ MTP नवंबर 20 में ही आया हुआ, और भी काफ़ी बार ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। या मर्जर का एक क्वेश्चन आया है, इसमें इसका सिमिलर जैसा अपने क्लास में किए हुए हैं, एग्जैक्ट नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लेना। लॉन्ग लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्वायर टॉल लिमिटेड विद द फॉलोइंग अवेलेबल फॉर बोथ द कंपनीज। इसमें एक्सपेक्टेड EPS और एक्सपेक्टेड DPS है। कुछ बच्चों ने इसको E0 D0 मान के सम किया है, बट एक वर्ड एक्सपेक्टेड है तो इसका मतलब तो E1 D1 होता है। अब ये नहीं पता कि E0 D0 लिखने से मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। सो आगे देखिए, इसमें लॉन्ग लिमिटेड टॉल लिमिटेड का आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। फिर बोल रहा है एज पर एन एस्टिमेट टॉल लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू हैव स्टेडी ग्रोथ ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स टू द ट्यून ऑफ 6% per annum. However, under the new management, the growth rate is likely to be enhanced to 8% per annum without additional investment. ये actually indicate करता है कि यहाँ पे synergy आएगा. This is indicating that there will be some kind of synergy. ठीक है, तो इसी से मैंने एक वर्किंग किया कि करंट में इसका RE क्या आ रहा है या KE क्या आ रहा है, वो है D1/P0। ये P0 आपको दिख रहा है और D1 दिया हुआ, D1/P0 प्लस करंट में ग्रोथ रेट है 6%, तो RE अभी है 12%। अब फ्यूचर में ग्रोथ रेट यदि चेंज हो रहा है तो ग्रोथ रेट चेंज होने से आपको RE चेंज नहीं करना है, आपको ग्रोथ रेट चेंज होने से नया शेयर प्राइस निकालना है, ठीक है। नया शेयर प्राइस क्या आएगा, अगर डिविडेंड उतना ही रहा, ग्रोथ रेट खाली आपका बढ़ गया, ग्रोथ रेट यदि बढ़ गया विच इज़ 0.06 से 0.08 हो गया, सो 3 डिवाइडेड बाई 0.04 करने से आंसर आ रहा है 75 रुपीज़ इज़ द न्यू शेयर प्राइस। ओके, RE आपका कांस्टेंट माना जाएगा और आपका कोई आप नया फ्रेश इशू तो नहीं करें ना, RE तो कांस्टेंट ही रहेगा, वही शेयर होल्डर है, वही शेयर होल्डर का बस ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो सिर्फ ग्रोथ रेट का चेंज का इम्पैक्ट आप उनको दोगे तो शेयर प्राइस 50 की जगह 75 हो जाएगा। ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नेट कॉस्ट इज लाइक ट्रू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाय लॉन्ग लिमिटेड। लॉन्ग लिमिटेड का जो नेट कॉस्ट होता है दैट इज इक्वल टू गेन बाय टॉल लिमिटेड। दैट इज इफ 60 रुपीज़ इज पेड फॉर ईच शेयर ऑफ टॉल लिमिटेड। जब 60 रुपीज़ दिया जा रहा है इसका मतलब कैश डील हो रहा है, तो 50 रुपये का शेयर प्राइस था, आप 60 रुपये दे रहे हैं तो 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 10 इंटू आप 18 लाख शेयर्स हैं उनका, तो 180 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये उनका जो सामने वाला का गेन हुआ वही हमारा ट्रू कॉस्ट है, तो आंसर है 180 लाख। सेकेंड केस में बोल रहा है इफ़ द अग्रीड एक्सचेंज रेशियो इज़ 1 शेयर ऑफ लॉन्ग लिमिटेड फॉर एवरी 3 शेयर्स ऑफ टॉल लिमिटेड। इसका मतलब ये स्टॉक डील हो गया इन ल्यू ऑफ कैश एक्विजिशन एज पर 1। फर्स्ट वाला में कैश एक्विजिशन था, बोल रहे इन ल्यू ऑफ कैश एक्विजिशन एज पर 1 अबव व्हाट विल बी द नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर, नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब वापस वही किसके एंगल से, इन 1 अबव का रेफरेंस दिया हुआ, मतलब लॉन्ग लिमिटेड के एंगल से ही बताना है। तो इसको वर्कआउट करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि पहले आपको पता करना चाहिए कि नया कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या बनेगा, आफ्टर एक्विजिशन मार्केट वैल्यू क्या बनेगा, ठीक है। तो पहले का करंट का मार्केट वैल्यू तो आपको समझ में आ ही रहा है, वो होगा 180 इंटू 30 लाख और 50 इंटू 18 लाख, प्लस इसके साथ हम लोगों का ये ग्रोथ रेट एक्स्ट्रा आने के कारण सिनर्जी आ रहा है। दिस इज़ इम्प्लाइंग दैट सिनर्जी इज़ कमिंग, एंड सिनर्जी कितने का आ रहा है, 75 रुपीज़ हमारा शेयर प्राइस है, जबकि पहले शेयर प्राइस था 50,
तो 25 रुपीज़ से शेयर प्राइस बढ़ गया, 18 लाख का इंटू 18 करते हैं तो 450 लाख का सिनर्जी आ रहा है। सो नया कंपनी का वैल्यू क्या होगा पोस्ट मर्जर, इन सेकेंड केस नया कंपनी का वैल्यू क्या होगा, तो इट विल बी 180 इंटू 30 प्लस 50 इंटू 18, ये तो आएगा ही, प्लस नया शेयर का प्राइस हो गया 75, तो 75 हो गया इंस्टेड ऑफ 50, तो 75 माइनस 50 किया, 25 इंटू 18, 450 और जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू हो गई नया कंपनी का 6750। हम लोग को निकालना है गेन मेड बाय टॉल लिमिटेड। तो नई कंपनी में इन लोगों को कितना शेयर्स हम लोगों ने दिया, 1 फॉर एवरी 3, यानी 18 लाख के पीछे 6 लाख। हम लोग का ऑलरेडी कितना शेयर्स था पुराना कंपनी में लॉन्ग लिमिटेड में 30 लाख, तो 6 लाख और दे दिया, इशू कर दिया, तो टोटल शेयर्स हो गए 36। तो आउट ऑफ 36 लाख हम 6 लाख उनको दे दिए, आउट ऑफ 36 हम 6 उनको दे दिए, तो 1/6 उनको दे दिए। तो नया कंपनी का टोटल वैल्यू अगर 6750 है, अब देखिए यहाँ पे वर्किंग, उसमें से 1/6 हमने टॉल लिमिटेड को दे दिया, तो टॉल लिमिटेड का वैल्यू आफ्टर मर्जर क्या हो गया, 6750 का 1/6 विच इज़ कमिंग 1125, राइट। 6750 का 1/6 विच इज़ इक्वल टू 1125। नाउ अगेंस्ट दिस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टॉल लिमिटेड बिफोर मर्जर, उनका वैल्यू था 18 इंटू 50 लाख, यानी कि 50 रुपये इंटू 18 लाख, 50 रुपये इंटू 18 लाख यानी कि 900। तो डिफरेंस जो आया वो आ रहा है 225। ये टॉल लिमिटेड का गेन हुआ, वही हमारा लॉन्ग लिमिटेड का एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया। इजी। नेक्स्ट पूछा है कैलकुलेट गेन फ्रॉम एक्विजिशन। इसमें मिस्टेक होने का चांस है कि इसमें आपको समझ नहीं आएगा किसके एंगल से गेन निकालना है। तो अगर आप ओवरऑल गेन की बात करें तो सिनर्जी है, सिनर्जी 450 है, जो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि कैश डील हो चाहे स्टॉक डील हो, सिनर्जी तो आएगा ही हमारा, कि शेयर्स का वैल्यू जो 50 था वो 75 हो गया, 25 रुपया करके 18 लाख पे हमारा 450 का गेन दोनों केस में आया है। कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जैसे इसमें टॉल लिमिटेड का जो गेन था दैट बिकेम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू लॉन्ग लिमिटेड, वो पार्ट 1 2 में किया। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकते हैं इसको कि इसमें हम लोग लॉन्ग लिमिटेड के शेयर होल्डर्स का वर्किंग करेंगे, ऐसा भी सोचा जा सकता है। तो उससे 2 पार्ट निकलेगा अगर आपने ऐसा किया है। तो मुझे ये पता नहीं कि ये सही मानेगा ऐसे ही कि नहीं मानेगा, बट ऐसा भी हो सकता है आपने सोचा हो कि पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू फिर क्या बनेगी लॉन्ग लिमिटेड की 5400 प्लस 75 इंटू 18, जो नया कंपनी को हमने एक्वायर किया उसका वैल्यू हो गया 50 की जगह 75 इंटू 18, या आप वही 50 इंटू 18 करके प्लस सिनर्जी का 450 अलग से जोड़ो, या 75 इंटू 18 ही ले लो। उसके अगेंस्ट में 60 इंटू 18 हमने पे कर दिया, तो लॉन्ग लिमिटेड के शेयर होल्डर्स का वैल्यू हो गया 5670, पुराना था 5400, 270 हमारा गेन हो गया। जैसे टोटल गेन 450 का है तो 180 तो उनको दे चुके हैं गेन में, तो 270 गेन हमारे पास बच गया। और वैसे ही सेकंड केस हो सकता है जिसमें 6750 नया वैल्यू आया तो उसमें 1/6 उनको दे दिया था, तो 5/6 हमारे पास बच गया, तो 5625 वैल्यू होता है, उसमें 5400 हमारा पुराना वैल्यू था, तो 225 का हमारा गेन हो गया, और 225 का उनका गेन हुआ, तो 450 का गेन डिवाइड हो गया ना एक तरह से। तो इसमें क्लियर नहीं किया कि किसके एंगल से बताना है, तो आप शायद ओवरऑल गेन निकाल के भी छोड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको ये दोनों अलग अलग करके दिखाना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन है ये वाला इक्विटी एनालिसिस या सिक्योरिटी एनालिसिस से बायबैक के ऊपर है। रिपीट क्वेश्चन है, ऐसा क्लास में भी किया हुआ होता है और May 19 में भी आया हुआ है, तो आप इसको देख लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। इक्वेशन बना के आपको पता करना पड़ता है, वर्किंग करना होता है, आपको याद होगा। और नेक्स्ट है फिर थ्योरी के लिए इंटरेस्ट रेट स्वॉप्शन, डिस्कस इट प्रिंसिपल फीचर्स, ये क्लास में बताया हुआ होता है आपको। इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट का थ्योरी है। स्वॉप्शन एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें स्वॉप में जाना है कि नहीं जाना है उसके प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, यू हैव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू एंटर इनटू अ फ्यूचर स्वॉप अग्रीमेंट। और ट्रैकिंग एरर मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द बेंचमार्क परफॉर्मेंस, कितना उसमें डिविएशन है, उसका एक स्टेटिस्टिकल मेजर है ट्रैकिंग एरर। तो ये एकदम नया था, ट्रैकिंग एरर पहले नहीं पढ़ा हुआ होता है, हालांकि ऑप्शनल है, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन आता है तो ट्रैकिंग एरर का जरूरत नहीं, बट स्टिल थ्योरी को लेके इंस्टीट्यूट थोड़ा सा, इवन सीए इंटर में भी ऐसा करता है ये लोग कि ऐसा ऐसा बीच बीच का एक एक पैराग्राफ से थ्योरी पूछ रहा है जो पहले कभी नहीं आया। ठीक है। तो सिर्फ पास्ट के बेस पे 100% थ्योरी कवर तो नहीं हो रहा,
प्रैक्टिकल नहीं होता, ये पता ही है, बट थ्योरी भी नहीं हो रहा है। आपको थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट मैट में जो भी थ्योरीज दिया हुआ उसको भी गो थ्रू कर लेना है। कोई ऐसा पैरा मिल जाए जो कभी नहीं आया तो उसको भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल इन दिस रिव्यू वीडियो। आई होप इट हेल्प्ड यू। मैंने रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर्स दे दिए हैं, तो आप ये वीडियो में एक बार स्क्रॉल कर करके वापस से रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर देखकर अपना आंसर को सेल्फ इवैल्यूएट करिए और यू विल गेट टू नो। और जो भी नया था उसका नयापन क्या था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप उतना मत एक्सपेक्ट करिए कि सर आप एक एक सम सॉल्व करिए, क्योंकि हम आपसे पढ़ते हैं तो रिव्यू का तब असली मज़ा है, हम सिर्फ आंसर आपका और अपना मिलाएंगे। हालांकि वो किया जा सकता है, ग्रेजुअली करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए आप यही समझिए कि पेपर का लेवल बहुत ईजी था। एक क्वेश्चन अगर कोई छोड़ा होगा तो इसमें मेरे हिसाब से 3 नंबर ही सबको छोड़ के बाकी सब करने का कोशिश किया होगा। एक आध थ्योरी में कोई फंसा होगा तो फंसा होगा। 100 और 100 मार्क करने लायक पेपर था, कुछ भी ऐसे लेंदीनेस भी नहीं दिख रहा है। मर्जर का क्वेश्चन करने जाएंगे तो थोड़ा सा उसमें उलझन आता है थर्ड पार्ट में जाकर, अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया हो तो। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बात जाते जाते कि वो प्रैक्टिस करना हो यदि आपको, तो हमारा एसएफएम का एक दिव्य जड़ी बूटी बुक बना हुआ है, जो हम लोग सीए का जैसे एससीएम का बनाए हैं वैसे ही एसएफएम का बनाए हुए हैं। तो एसजीसी वेबसाइट पे वो अवेलेबल है। आपको उस बुक में सारे के सारे ऐसे मैट के क्वेश्चंस और सारे के सारे आपको पास पेपर्स के, एमटीपी के और आरटीपी के चैप्टर वाइज सॉर्टेड मिल जाते हैं। सॉल्व्ड बुक है और उसके वीडियो सॉल्यूशंस भी बहुत सारे सम्स के ऑलरेडी यूट्यूब में डाले हुए हैं। तो दैट वे इट इज़ वेरी हेल्पफुल बुक। यू मस्ट ट्राई टू यूज़ इट फॉर योर प्रैक्टिस। अगर आपको जमे तो आप उसको ज़रूर यूज़ करो। ठीक है, फिर मिलेंगे।